हम अपना ये जो लास्ट के 2 हमारे सेशन थे वो प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल हमने स्कर्ट ब्लॉक के बारे में समझा। देखिए, वैसे तो अगर मैं कहूँ स्लीव ब्लॉक बताने से पहले मैं इस बात को मानती हूँ कि हमें बॉडीज ब्लॉक आपको समझाना होता है, लेकिन बॉडीज ब्लॉक का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक ड्राफ्टिंग सीख रहे होते हैं लोग, उनके लिए मुश्किल होता है और वो समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने बॉडीज ब्लॉक के में से कौन सा मेजरमेंट है जो आप मेजर करके स्लीव्स बनाएंगे, वो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन बॉडीज ब्लॉक में इसके बाद ही बताऊंगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग में अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो समझना सभी के लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्लीव, फ्लैट पैटर्न मेकिंग, जो कि ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अब ये टॉपिक जो हमारा है स्लीव को लेके, देखिए इसमें क्या है समझना। आप फैशन डिजाइन, ड्रेस मेकिंग और स्विंग टेक्नोलॉजी, सीटीएस और सीआईटीएस दोनों के लिए ही जरूरी है, क्योंकि सीआईटीएस में जो जितने भी पैटर्न आगे डेवलप होंगे, जो पैटर्न के आगे जो मैनिपुलेशंस होगी, वो ब्लॉक के अंडरस्टैंड करने के बाद ही होगी। इसी तरीके से सीटीएस के अंदर कंटेंट है कि सिर्फ आपको ब्लॉक समझना है, इसलिए दोनों के लिए ही ये टॉपिक यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिए। स्लीव क्या है, स्लीव के बारे में हम परिचय पढ़ेंगे, स्लीव की टर्मिनोलॉजी के बारे में, स्लीव की टर्मिनोलॉजी क्या है, स्लीव का क्लासिफिकेशन, स्लीव अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है स्लीव का, उसके अलावा कौन कौन से टूल इक्विपमेंट है जो स्लीव्स को बनाने के लिए हमारे यूज आएंगे, उनका कैसे आपको प्रयोग करना है, उसके अलावा स्लीव ब्लॉक बनाने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट की आवश्यकता है, कौन कौन से मेजरमेंट है जो स्लीव ब्लॉक के लिए आपको जरूरी होती है। फिर मेजरमेंट जरूरी तो होते हैं, बट हम उनको ले कैसे, टेक्निक्स किस तरीके से है, वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग ऑफ स्लीव ब्लॉक की आप ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक में से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पिछले सेशन में कहा था कि अब से मैं डेली जो भी आपको पढ़ाऊंगी उसमें से कुछ एक आपको मैं मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि इसमें से इस तरीके के पूछे जा सकते हैं और आपको ये इसमें आंसर इसका करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्लीव क्या है, देखिए स्लीव क्या है। स्लीव इज द पार्ट ऑफ द गारमेंट विच कवर्स द आर्म ऑफ द बॉडी एंड इज यूजुअली अटैच्ड टू आर्मोर ऑफ बॉडीज पैटर्न। स्लीव क्या है, स्लीव हमारे गारमेंट का, अपर बॉडी गारमेंट का वो कंपोनेंट है जो कि आपकी आर्म को आप पूरा कवर करता है या पार्शियली कवर करता है, जो हो सकता है आपका रिस्ट तक भी कवर करे और आपकी आर्म को पार्शियली भी कवर करे, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, स्लीव जो का पोर्शन गारमेंट में डिजाइन किया गया है वो फंक्शनल एलिमेंट है, कार्य करने में आपको सुविधा होती है और आपको जो आपका जो गारमेंट है उसको एक एडिशनल ब्यूटी को एनहांस करता है, अच्छा लगता है ना। तो वो ये इस तरीके का स्लीव गारमेंट है। स्लीव गारमेंट का अपर बॉडी गारमेंट में चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर छोटे छोटे बच्चियां हो, बच्चे हो, सभी के गारमेंट्स में होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ और स्टाइल ये डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो तो कुछ तो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, कुछ फैशन पे डिपेंड करता है, कुछ गारमेंट आप कैसा ये पहन रहे हो और आपका वेदर किस तरीके का है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है ना। तो ये है स्लीव एक ऐसा कंपोनेंट है ऊपरी ऊपरी भागों में पहने जाने वाले परिधान का एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी आर्म को, आपकी भुजा को, आपके हाथ को पूरा अथवा कुछ हिस्से को ढकता। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की डेफिनेशन, परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्लीव की तरह कि स्लीव कितने तरीके की होती है। एक सेकेंड, सॉरी, पहले हम स्लीव की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। स्लीव की टर्मिनोलॉजी क्या है, देखिए स्लीव की टर्मिनोलॉजी क्या है, मैंने आपको अपने सेशन में बताया था कि मैं एक साथ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताने से ज्यादा अच्छा
मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक एक करके टर्मिनोलॉजी समझाऊंगी जो हम पर्टिकुलर आज का काम कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। जैसे आज का हमारा टॉपिक स्लीव है, तो हम स्लीव से रिलेटेड जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है, जो भी हमारी शब्दावली है, हम केवल आज उसी की बात करेंगे। इसके दो रीजन है कि मैं एक साथ आपको ढेरों 100, 200, 300 मैं समझा दूं और वो अलग अलग तरीके से यूज हो रही हैं, वो याद नहीं कर पाओगे, मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को। इसी के साथ में जो हम आज टॉपिक की बात कर रहे हैं, यदि मैं उसकी टर्मिनोलॉजी की आपसे बात करनी शुरू कर दूं और मैं उसकी टर्मिनोलॉजी समझाऊं, तो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में उसकी सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं स्लीव बना रही हूँ, तो इसके लिए शब्दावली क्या यूज की जाए। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो स्लीव के लिए आप ये नहीं बोलोगे कि ऊपर गोलाई वाला हिस्सा, नीचे सीधा हिस्सा, कलाई वाला हिस्सा। आप इसके लिए प्रॉपर जो टर्म यूज की जाती है, आप उस टर्मिनोलॉजी के साथ में बात करोगे, ठीक है। तो ग्रेन लाइन में यहाँ आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ग्रेन लाइन आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार आपको उसमें समझा दी थी जब हम स्कर्ट लॉक की बात कर रहे थे। फिर भी मैं आपको बता दूं, ग्रेन लाइन एक्चुअली ब्रीफ में, ग्रेन लाइन एक्चुअली क्या है। ग्रेन लाइन क्या है, पैटर्न का आपका जो आप जो लेयर बिछा रहे हो, कटिंग किस तरीके से करनी है, कपड़े पे कैसे आपको पैटर्न को प्लेस करना है, उसका एक तरीका है। वो ये बताता है कि पैटर्न को कपड़े पे कैसे बिछाया जाएगा, कैसे कटिंग की जाए। अगर सीधी ग्रेन है, दैट मींस स्ट्रेट ग्रेन इज पैरेलल टू सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब किनारी, जो दोनों साइड की किनारी होती है। तो तब तो हमारी जो ग्रेन है वो पैरेलल टू सेल्वेज होगी, जब अगर हमारी स्ट्रेट ग्रेन है। लेकिन अगर उसी जगह परिधान में अगर आपकी के पैटर्न में अगर आपकी आड़ी अर्थात हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगी, तो पैटर्न अब आपका सीधा बिल्कुल खड़ा ना होके पैटर्न हॉरिजॉन्टल कटिंग होगा। और अगर आपकी तिरछी है मतलब बायस, तो इसका मतलब 45 डिग्री पर आपको पैटर्न को बिछाना है। अब वो ट्रू बायस भी हो सकती है और ट्रू बायस नहीं भी हो सकती है। ट्रू बायस एग्जैक्ट जो 45, जब ताने और बाने जो एक दूसरे को काट रहे हैं कपड़े पर, उस पे आप जब 45 डिग्री पे, यानी इस तरीके से देखिए, सीधा स्ट्रेट ग्रेन, ऐसे बिछाया हॉरिजॉन्टल, तिरछा किया डायगोनल, बायस, राइट। तो ये है आपकी ग्रेन, है ना। आगे हम पढ़ते हैं, ग्रेन के बाद में आपको हमें क्या समझना है मैं आपको बताऊं। ये देखिए बाइसेप्स क्या होता है, बाइसेप लेवल। बाइसेप लेवल स्लीव के अंदर आपका ये है, तो जो आपके पूरा हाथ है, आपके पूरे हाथ में जो ये आर्म होल है, उसके पास में जो लाइन जा रही है, वो फुलेस्ट मेजरमेंट जो है वो आपका बाइसेप है। ये देखिए, ये जो लाइन यहाँ की जो आपका मेजरमेंट, आगे वाले स्लाइड में मैं दिखाऊंगी कि बाइसेप का मेजरमेंट कहाँ से लिया जाएगा। तो ये जो है ये आपका कहलाएगा बाइसेप, ठीक है। ये भुजा आर्म पर से लिया जाता है, जैसे ये आर्म है तो भुजा पे से मेजरमेंट लिया जाएगा, तो ये बाइसेप इस तरीके से है। उसके बाद में स्लीव कैप, देखो स्लीव कैप कौन सा कहलाया, स्लीव कैप ये ऊपर वाला, ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, जो आपके किस में फिट होगा, आर्म होल में फिट होगा। तो ये जो आर्म होल में फिट होने वाला कर्व एरिया है, ये पूरा स्लीव कैप कहलाएगा। ये देखिए, ये पूरा आपका स्लीव कैप है ना। अब स्लीव कैप के बाद में मैं एल्बो लेवल किसको कहूंगी, तो एल्बो लेवल जहां से आपकी कोनी के लिए लाइन आप दोगे इस जगह पे, तो ये आपका एल्बो लेवल है ना। मेरे पूरे हाथ में जिस जगह पे एल्बो की लाइन आती है, जिस जगह से मैं हल्का सा पूरी स्लीव्स का जब मेजरमेंट लूंगी, तो थोड़ा सा टिल्ट करके थोड़ा सा मोड़ के जब मैं मेजरमेंट लूंगी, तो वो मेरा आपका कहलाएगा एल्बो लाइन कहलाएगा आपका, है ना। एल्बो का मेजरमेंट हो गया, वो आपका एल्बो लाइन हो गया। अब आपका आ गया रिस्ट लेवल, यानी कलाई का लेवल। तो सबसे अंतिम, जब आपके हाथ का जो सबसे अंतिम गोलाई वाला हिस्सा है, जहां का जो वो कलाई कहलाती है, तो कलाई का जो जगह का जो मेजरमेंट आप लोगे, वो कलाई का आपका रिस्ट का लेवल ही है। अब आ गए नॉचेस। तो नॉचेस मैंने आपको स्लीव में भी समझाए थे। नॉचेस क्या है, मैं नॉचेस में बार बार समझाऊंगी, क्योंकि नॉचेस अगर आप किसी गारमेंट में लगा रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये आपका बैलेंस मार्क्स है, कि इसके बिना तो बैलेंस आप कैसे पता करोगे कि बैलेंस आप गारमेंट को जोड़ोगे ना, तो वो संतुलित रहेगा, वो जिस जगह पे जुड़ना चाहिए दूसरे कंपोनेंट पे, वो उसी जगह पे जुड़ेगा, वो तो बैलेंस उसका पुअर नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है, अब इसमें बैलेंस में आपने जब ये देखा बैलेंस मार्क्स है, तो आपके कहाँ कहाँ लगेंगे स्लीव के अंदर। देखो स्लीव में कहाँ लगे, स्लीव में टोटल अगर हम देखेंगे कि स्लीव कैप एरिया पे, तो स्लीव कैप एरिया पे 3 जगह आप नॉचेस लगाओगे। ये जरूरी है, ये आपको लगाने हैं, मतलब लगाने ही हैं।
इसके बिना आर्म होल में जब आप फिट करोगे तो हल्की सी स्लीव्स घूम जाती है, बैलेंस प्रॉपर जगह पे फिट नहीं होगी। इसलिए दूसरी बात, आपने एक इंडिकेशन भी दे दिया कि फ्रंट में एक नॉच है, बैक में 2 नॉच है, तो आपने बता दिया कि ये बैक आर्म होल में जुड़ेगा। जो शुरुआती सिलाई करने वाले लोग हैं, जो शुरुआती सीखने वाले बच्चे हैं, आप जो शुरुआती में आपको खुद अपने अच्छे से पता है, सबसे पहले क्या क्या गलतियां होती थी आर्म होल में स्लीव फिट करते समय? फ्रंट में की जगह बैक और बैक की जगह फ्रंट आर्म होल जुड़ जाता था, होता था ना ऐसा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने बैलेंस मार्क्स लगाए नहीं। हमने शुरुआती दौर में जब स्लीव सीखनी शुरू की तो हमारे को स्लीव पैटर्न बनते ही हमको नॉचेस लगा देने थे। नॉचेस से मुझे समझ में आ गया ये फ्रंट पे जुड़ेगा, ये बैक में जुड़ेगा और ये सेंटर पार्ट है तो शोल्डर लाइन पे जुड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया? नॉचेस लगाए नहीं, और नॉचेस लगाए तो भी ज्यादा से ज्यादा किसके लगाए? सेंटर शोल्डर में जो बिल्कुल सेंटर लाइन है उस पर लगा दिए। अब सेंटर लाइन पे जैसे ही आपने नॉचेस लगाए तो सेंटर तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको फोर आर्म और बैक आर्म वो वाले में फर्क नहीं पता चला और स्लीव जुड़ गई उल्टी। फिर वापस आपने उसको सीम रिपर की सहायता से उधेड़ी, फिर वापस आपने उसको किया। ऐसा शुरुआती में ज्यादातर बच्चे ये गलतियां करते हैं, मुझे पता है ना। तो अब हमें क्या कहना है? नॉचेस लगाओ, छोटी सी तो चीज है, नॉचेस लगा दिया, पता चल गया कि फ्रंट कहां पर है और बैक कहां पर है। वन नॉच इंडिकेट्स फ्रंट स्लीव और बैक नॉच इंडिकेट टू स्लीव। सिंपल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने इसलिए ध्यान ज्यादा दिया। उसमें दिया है, पूछा जाता है स्लीव में 2 नॉच किस जगह पर लगाए जाते हैं। ऑप्शन दे दिया गया है आपको, सेंट्रल लाइन पर, एल्बो लाइन पर, फोर आर्म स्लीव कैप की साइड, बैक आर्म स्लीव कैप पे। अब आपको तो ये तो पता होना चाहिए ना, छोटा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप देखेंगे तो अब हमने क्या किया, आपको ये अभी मैंने क्लियर कर दिया। मैंने ज्यादा समय लगाया नॉचेस पे, बहुत छोटा है पर समय ज्यादा लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि मैं जानती हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारी मेरी बच्चियां आप तक के मेरे 11 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस में जो शुरुआती बच्चियां सीखती हैं वो ये गलती करती हैं, बताने के बाद भी करती हैं। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, है ना। मैं हर बार बताती हूँ फिर भी वो नॉचेस नहीं लगाते। अब क्या करें, नहीं बात मानते आप लोग बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। केप ईज, देखिए केप ईज क्या है? ये जो एरिया है केप वाला, ये कहाँ जुड़ेगा? केप वाला एरिया आर्मोल में जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आर्मोल का मेजरमेंट भी लेंगे। आर्मोल का मेजरमेंट तो लेते ही लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी केप ईज भी होगी, क्योंकि ये थोड़ी यहाँ पर गहराई ऊपर जो इसका अपेक्स है थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो इसके लिए कैप में ईज, हाथ आप मूवमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा हम मेजरमेंट का थोड़ा सा लेते हैं वो आपको ईज कहलाता है। आपको मालूम है ना कि बॉडी को जब आप जैसे आप फ्रंट और बैक में बस्ट की साइड लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि इनहेल और एक्सहेल के समय बॉडी के मेजरमेंट में चेंजेस होता है, इसलिए लेते हैं हम ईज। और अब यहाँ पे केप स्लीव कैप में क्यों ली? क्योंकि आर्मोल वाला जो सर्कमफेरेंस का है वहां पे फिट हो गया, उसी जगह से मूवमेंट होता है, तो प्रॉपर उसमें उसके लिए हम यहाँ पे केप ईज लेंगे, ठीक है। नॉचे सॉरी, हम बाय मिस्टेक दोबारा से आ गए। अब आप देखिए यहाँ पे ए लाइन आप समझ रहे हैं, सेंटर वाली लाइन पे आप सभी बच्चियां जब पैटर्न बनाएंगे तो ये सेंटर लाइन भी लिखेंगे और इसी के पास ग्रेन मार्क कर दें आप कि फ्रंट है कि बैक है। ये आपकी ये बैक आर्म है और ये आपकी फोर आर्म है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बाइसेप है, ये लाइन जो जा रही है लिखेंगे आप अपने पैटर्न पे। और ये केप हाइट है और ये स्लीव का कैप है ना। यहाँ पे नीचे आप रिस्ट लेवल लिखेंगे और इस पे एल्बो लिखेंगे। ये मैंने आपको डार्ट वाला पैटर्न अभी शो किया है। आज हम केवल प्राइमरी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो स्लीव का जो प्राइमरी ब्लॉक है उसमें हम ना तो रिस्ट की डार्ट देने वाले हैं और ना ही हम एल्बो की डार्ट देने वाले हैं, क्योंकि मैं अपना पूरा सेशन, जो बच्चे, देखिए मेरा अपना एक पढ़ाने का तरीका है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी क्लास में अगर मान लो 25 हैं तो 25 में समझने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। कोई हर चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कोई सिंपल को भी समझने में टाइम लगता है, किसी कोई कॉम्प्लेक्स को बहुत जल्दी समझ लेता है। तो मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही लेकर जाऊंगी आपको पूरे सेशन के दौरान। कॉम्प्लेक्स जो है वो मैं आपको दूंगी आपके उसमें असाइनमेंट में, लेकिन मैं सिंपल आज आपको बिना डार्ट वाला प्राइमरी ब्लॉक समझा रही हूँ केवल, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बो पे डार्ट दी जाएगी, है ना, और वैसे रिस्ट पे दी जाती है, राइट। सो ये मैंने स्लीव टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव। स्लीव का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, जितनी भी स्टाइल है, अब आप स्टाइल में बोलोगे यहाँ तो मैडम 3 ही लिखा है, सैटिन स्लीव, रेगुलर ना किमोनो। ये तो मैंने मेन क्लासिफिकेशन बनाई है। कैसे क्लासिफिकेशन? मेन 3 ही है।
बाकी जितनी भी स्टाइल डेवलप हुई है वो इन्हीं के बेस पे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे पफ स्लीव हो गई, आपकी पेटल स्लीव हो गई, आपकी है ना, पेटल के अलावा आपकी शर्ट स्लीव हो गई है, आपकी आपकी उसके अलावा आपकी बिशप स्लीव हो गई है, उसके अलावा आपकी लेगो बटन स्लीव हो गई है। तो ये भी तो बहुत सारी स्लीव हाँ है, लेकिन ये इन्हीं के अंदर बाकी की स्टाइल्स है, इन्हीं के अंदर और स्टाइल जो बनाई गई उनके नाम है। बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो 3 ही है, और 3 कैसे एज पर कंस्ट्रक्शन आपको मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी, पिक्स दिखाऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से है। तो ये तो हुई क्लासिफिकेशन की बात। साथ ही साथ मैं एक चीज और समझा दूं आपको। स्लीव्स जो है बच्चों, देखो हम अगर स्लीव गारमेंट में अगर होती है तो क्या क्या है, एक तो क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन वेदर से, धूल से, धूप से, टैनिंग से। तो प्रोटेक्शन के लिए हम स्लीव अपने यूज करते हैं, इसलिए पहनते हैं, है ना जी। उसके अलावा क्या करती है, कई बार हमारे हैंड में ना कुछ प्रोपोर्शन नहीं होता, अनप्रोपोर्शनेट फिगर हमारा नहीं है, कहीं से हाथ पतले हैं, किसी के बहुत मोटे हैं, किसी के बहुत पतले हैं, किसी के मान लीजिए किस पर्टिकुलर एरिया पे पतले बाकी मोटे, तो क्या करेगी हमारे जो फिगर जो हाथ स्लीव क्या करती है उसको छुपा देती है, और पहनने वाले को हम ऐसी स्टाइल पहनते हैं कि इल्यूजन क्रिएट होता है। तो इल्यूजन से क्या है, वो हमारी जो एब्नॉर्मलिटी या जो ठीक से नहीं दिखता है हमारा हाथ का एरिया, वो इल्यूजन से सही नजर आता है देखने वाले को। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए कई बार कुछ हमारे स्पॉट्स वगैरह हैं, कुछ जलने के निशान है, कहीं कुछ भी इस तरीके के हैं, तो वो आप स्लीव किस तरीके की लोगे, किस तरीके की पहनोगे, उससे वो निर्भर करता है, इसलिए भी पहनी जाती है। उसके अलावा आपके पर्सनल चॉइस, कई लोग आप देखेंगे चाहे वो जब से उन्होंने गारमेंट में अपने पर्सनल टेस्ट को प्रेफरेंस देनी स्टार्ट की है ना, तब से उन्होंने क्या किया, स्लीव का वो आप देखोगे एक ही तरीके का स्टाइल पहनते हैं बहुत से लोग, उनके ब्लाउज 3/4 स्लीव्स रहेंगे, चाहे 10 साल उनको देख रहे हो आप, 20 साल से देख रहे हो या 25 साल से देख रहे हो, वो क्या हो गया, उनका पर्सनल टेस्ट है, उनको वैसा ही पसंद है, इसलिए वो इस तरीके के स्लीव्स पहनते हैं। कुछ एक और क्या है, फैशन, जो आज के फैशन में चल रहा है वो उस हिसाब से स्लीव्स पहनते हैं। तो अलग अलग तरीके का है, आप इन तीनों स्लीव्स को, सैटिन को, रेगुलर को, किमोनो को उसी हिसाब से प्रयोग करते हो जैसा कि आज का फैशन चल रहा है, या आपका बॉडी प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, या आपको प्रोटेक्शन के लिए किस हिसाब की चाहिए, या फिर आपको फैशन के हिसाब से, पर्सनल टेस्ट के हिसाब से, इसलिए आप इनमें से इनकी स्टाइल्स चयन करोगे। अब बात आती है जैसे कि क्लासिफिकेशन के बाद में आगे में थोड़ा सा और आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब हम यहाँ चलते हैं सैटिन की तरफ। देखिए सैटिन की स्लीव में आपने देखा, देखो यहाँ पे सिलाई आ रही है, ध्यान से देखो, एक सेकंड, हाँ ये देखो यहाँ सिलाई आ रही है, ये देखो यहाँ नीचे वाले में फिर इस जगह आ रही है ना सिलाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सैटिन स्लीव कौन सी हुई, जिसका स्लीव कैप आर्म होल में सीम से फिक्स होगा, है ना। स्लीव कैप समझा दिया है, तो अब हम उसको स्लीव कैप ही बोलेंगे, है ना। तो स्लीव कैप आर्म होल में सीम लाइन से फिक्स होगा, तो वो आपकी कौन सी हो गई स्लीव, सैटिन स्लीव, है ना। ये देखो आपकी शर्ट, स्ली शर्ट जो है वो सैटिन है, जिनमें भी आर्म होल में सीम आ रही है कैप को फिक्स करने के लिए, वो सारी आपकी हो गई सैटिन स्लीव, है ना जी। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और उससे समझेंगे। ये देखिए, ये सैटिन, यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे सिलाई। अब चाहे से ये पेगोडा भी हो सकती है, ये पेटल भी हो सकती है, ये जूलियट भी हो सकती है, ये लेगोमटन भी हो सकती है, ये लंटन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट मेन क्या है, आर्म होल में जो फिक्स हो रही है सैटिन है अभी हमारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैटिन आपको सबसे समझ में आ गई है, प्लीज मुझे आप चैट में लिखते जाएं साथ के साथ। ओहो, डांट क्यों मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, आप मुझे कोई पूछ रहा है डांट क्यों जा रही है, एक बार फिर से समझा दो सैटिन को। ओके मैं समझाती हूँ, ठीक है। देखिए सैटिन स्लीव जो है, आप देखें यहाँ पे आर्म होल में सिलाई आ रही है इसकी, ये देखो आप, ये जो डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये एरिया यानी आर्म होल का जो एरिया है वहां सिलाई आई है। ये जो फर्स्ट हमारा, आपको मैं और बताऊं, ये जो हमने ब्लॉक आपको दिखाया है, ये देखो ये सैटिन स्लीव्स के लिए ही है, ये जो स्लीव का कैप है ये आर्म होल में ही फिक्स होगा, ये सैटिन स्लीव है आपकी। ये देखो ये जो जुड़ी हुई है ये सैटिन ही है। तो स्लीव ब्लॉक जो हमारा शुरू में, क्योंकि ब्लॉक फाउंडेशन जो हम करते हैं, हम आगे के जो 2 स्लीव के ब्लॉक है किमोनो और रेगलॉन के, वो हम बॉडीज की सहायता से बनाते हैं, क्योंकि उसमें बॉडीज पार्ट का कुछ हिस्सा स्लीव में जाता है ना।
तो बाकी जो बेसिक ये स्लीव ब्लॉक है ये सैटिन का ही रेडी होता है। तो ये सैटिन स्लीव है, आप देखोगे ये जो लाइन है आपकी स्लीव कैप की वो आर्मोल में सीम से फिक्स होगी, ये आपकी सैटिन है। ठीक है, अब हम देखते हैं सैटिन के बाद में आगे चलते हैं। देखिए सैटिन के बाद मैं आगे चल रही हूं रेगलान स्लीव की तरफ। देखिए रेगुलर स्लीव कौन सी है, अब आप देखिए कुछ आप स्लीव्स देखेंगे जो होजरी के गारमेंट में बहुत होती है, आपके जो निटेड गारमेंट्स हैं उसमें बहुत सारी होती है, आपके ट्रैक सूट में आपको मिलेगी, आपके पुलोवर्स में आपको मिलेगी, ये है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो स्लीव का पार्ट था, स्लीव अब आप देखो आर्मोल में की साइड कोई सीम नहीं दिख रही है आपको, यहाँ कोई लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, इस जगह पे आपको कुछ नहीं दिख रही, कैसे बनी है, स्लीव का कुछ पार्ट एक बॉडीज के अंदर चला गया और वो बॉडीज के साथ कंबाइन करके बनाई, और वो कहाँ से अलग होगी, वो आपके नेक की तरफ के एरिया और आर्मपेट इस जगह पे ये सीधी सी लगेगी इसकी। तो ये आपकी हो गई रेगुलर स्लीव। रेगुलर स्लीव जो है वो आप नेकलाइन से लेके उसकी सीम लाइन आर्मपेट आर्महोल के एंड तक वहां तक जाती है, तो ये आपकी कहलाती है रेगुलर स्लीव। आप ये देखिए रेगुलर है। अब सैटिन और रेगुलर में डिफरेंस आप साफ समझ गए होंगे। रेगुलर में क्या है, बॉडीज में का पार्ट अटैच है ना, कुछ हिस्सा रेगुलर में स्लीव ब्लॉक का बॉडीज पार्ट की तरफ से कंबाइन किया गया है, ठीक है, पर पूरा नहीं कंबाइन किया गया, सिर्फ कुछ हिस्सा कंबाइन किया हुआ है, और कहां तक का किया गया, जहां तक से आपको ये सीम लेनी है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रेगुलर स्लीव। अब आगे बढ़ते हैं हम किमोनो। देखिए किमोनो स्लीव जो डेवलप हुई है वो बेसिकली जापान की तरफ से किमोनो स्लीव डेवलप हुई है। जापान में उनका एक गारमेंट है, उसको बोलते हैं किमोनो है वो, उसमें क्या है जो स्लीव की तरफ का एरिया है वो बहुत लूज होता है, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ सीम नहीं होती है और ये एक्सटेंड करके बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई सीम नहीं है। अब किमोनो में आपको यहाँ कोई सिलाई नहीं नजर आ रही, रेगुलर में आपको आई थी कहां से, गले से लेकर बगल तक वो नजर आ रही थी, सैटिन में आपको आर्मोल वाले एरिया पे नजर आ रही थी, बट अब किमोनो में आपको यहाँ पे सिलाई नहीं दिख रही है आपको, क्यों, क्योंकि बॉडी को हाथ की तरफ एक्सटेंड करके बनाया गया है, बॉडी पार्ट को स्लीव को एक्सटेंड करके इसको बनाया गया, इसलिए नहीं नजर आएगी आपको। ठीक है, आगे और समझाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो ये किमोनो है, ये किमोनो है, इसमें आप देखो ये बॉडीज पार्ट है और ये आस्तीन का एरिया है, क्या किया गया, बॉडीज पार्ट को आस्तीन की तरफ एक्सटेंड करके स्लीव बना दी, ये आपके बॉडीज के साथ ही बनती है, इसमें आपकी सिलाई नहीं आएगी। अब आप देखो कोई सिलाई नहीं है, ना तो आर्मोल पे सिलाई है और ना गले से लेके बगल तक कोई सिलाई है, आपको कहीं कोई नहीं है ना। तो ये आपकी हो गई तीनों, मैंने आपको समझा दी, किमोनो, रेगुलर, सैटिन। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें टूल्स इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, इस पे हम ज्यादा समय नहीं बताएंगे क्योंकि टूल्स इक्विपमेंट सेम है जो मैंने स्कर्ट में सिखाए थे। आपको ब्राउन पेपर चाहिए, पैटर्न पेपर चाहिए, कैंची चाहिए, टेबल चाहिए, पेंसिल, इरेजर, कलरफुल पेन्स चाहिए। इसमें एक चीज गलती से नहीं लिखी शायद, नॉचर चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉचर्स कैसे लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा पैटर्न पेपर, फ्रेंच कर्व चाहिए, स्केल चाहिए। अब कई बार बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, मैडम हमारे पास नॉचर नहीं है तो नॉचर्स कैसे लगाएं, आराम से आप जो अपना स्लीव या सीजर का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है उससे हल्का सा वी शेप कट लगा दे, लग गए नॉचेस, है ना। नॉचेस बहुत इंपॉर्टेंट है गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, इस पे हम अभी ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये मैं आपको स्कर्ट में एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए स्लीव ब्लॉक में, हमने आपको साइज 12 का स्कर्ट ब्लॉक समझाया था, तो हम आपको आगे ये साइज 12 का ही हम आपको स्लीव ब्लॉक समझा रहे हैं, साइज 12 का ही मैं आपको बॉडीज ब्लॉक समझाऊंगी, और आगे फर्दर हमारी क्लासेस कंटिन्यू जब होंगी तो साइज 12 का ही मैं ट्राउजर ब्लॉक समझाऊंगी, है ना। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी मजबूत हो जाए। ओके, फिर ये सेशन कुछ कंप्लीट करने के बाद में हम स्केचिंग का पार्ट लेंगे, बाद में वो बाद में लेंगे। ठीक है, देखिए अपर आर्म गेट इसमें 28 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की ईज दी हुई है, फुल लेंथ 59 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ स्लीव हेड 15 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ स्लीव हेड कैसे कैलकुलेट किया गया, ये आर्मोल का 1/3 मेजरमेंट है, ये फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेटली, जो आपका आर्मोल है उसका 1/3 मेजरमेंट होता है, कैसे लेना है आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी।
टॉप ऑफ स्लीव हेड, ये टॉप ऑफ स्लीव हेड कैसे लिया जाएगा, ये आपकी एल्बो, एल्बो कहां तक आई उसके लिए, क्योंकि एल्बो पे डार्ट आएगी। डार्ट आएगी, क्यों आएगी, डार्ट का मेन फंक्शन क्या है, फुलनेस है। अब आप अपनी कोनी को देखोगे, आपका हाथ का मेजरमेंट कोनी को हल्का सा बेंड करके जब लोगे तो उधर से तो ज्यादा होता है, और जो कोनी के अपोजिट साइड है, हाथ के अंदर वाला हिस्सा, वहां से मेजरमेंट आपका कम है, तो इसलिए आपको डार्ट तो देनी पड़ेगी, है ना। फुलनेस है डार्ट, डार्ट फुलनेस के लिए डार्ट और प्लीट्स दी जाती है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। मेजरिंग टेक्निक्स, मेजरमेंट लेंगे कैसे आप। देखिए पहली बात तो आपको आर्मोल भी तो चाहिए ना, तो आर्मोल का मेजरमेंट यहाँ सिखाया है मैंने, कैसे लोगे आर्मोल का, बॉडीज ब्लॉक से ही लोगे। अब बॉडीज ब्लॉक अभी मैंने क्योंकि नहीं बताया आप लोगों को, तो मैंने मेंशन कर दिया आर्मोल का क्या है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आगे डिजाइनिंग के लिए, तब प्रैक्टिस करते समय आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप बॉडीज ब्लॉक के मेजरमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। देखिए इसके है, आपको जो रूलर चाहिए थोड़ा सा फ्लेक्सी चाहिए, क्योंकि कर्व में मोड़ोगे ना उसको, तो थोड़ा सा उसको मोड़ के प्रॉपर शेप का बना के, तो थोड़ा सा इस तरीके से फ्लेक्स को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, और उसी तरीके से आपको नाप लेनी है उसकी। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से रखें, इसको लिख लें, फ्रंट की अलग लिख लें, बैक की अलग लिख लें, प्लस जोड़ के कंप्लीट आपका आ जाएगा कि कितना आपका आर्मोल का मेजरमेंट है। आपको समझ में आता जा रहा है, चैट में यस मैम लिखते जाएं। गिर्थ एक्सप्लेन कर दीजिए, अभी आएगा। मैम आर्मोल कैसे निकाले, मैंने बताया ना आपको, ये रहा देखो, अभी दिख रहा है आपको, है ना, आपने पूछा था ना, आगे वाली स्लाइड में सबके आंसर्स हैं, है ना। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया आर्मोल कैसे मेजर करना है, आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ये मेजरमेंट से कैसे लेने हैं वो समझाया मैंने। देखो सबसे पहले तो ये आप ये देखो, ये अंदर से मोड़ के जा रहा है बी, ये आपकी पूरी स्लीव की लंबाई है, स्लीव लेंथ कितनी है। हमेशा जब हम फुल स्लीव बना रहे हैं, हमें ऑलवेज रिमेंबर, मुझे हल्की सी कोनी ऐसे मोड़ के मेजरमेंट लेना है, और वो भी बाहर की तरफ से लेना है ना। तो ये बी जो मेजरमेंट है, ये तो आपका हो गया लेंथ, फुल लेंथ। ए ये देखिए, ये गिर्थ मेजरमेंट है एक्चुअली, आर्मोल गिर्थ यहाँ, सॉरी आर्मोल गिर्थ नहीं, ये आपका जो बाइसेप का मेजरमेंट है वो यहां से लिया जाएगा, है ना। विड्थ ए, ये डेप्थ है, कितनी लोगे आप क्राउन, आपकी कैप हाइट, इसको कई जगह क्राउन डेप्थ भी बोलते हैं, वो भी यही है, ऊपरी हिस्सा जो है क्राउन है, तो एक क्राउन डेप्थ भी, और एक केप हाइट है। देखो यहाँ जो शोल्डर का सीम का पॉइंट है, वहां से लेके जो बाइसेप का लेवल आया वहां तक का, ये आपका जो है, ये आपका आया केप हाइट, है ना। उसके बाद यहाँ शोल्डर लाइन से आप यहाँ एल्बो लेवल निकालोगे, कहां पर है तिरछा, एल्बो किस जगह पे आएगी, तो ये आपने यहाँ पे, और ये जो लाल ये दिया जा रहा है आपको इस जगह पे, ये आपको कर्व रिस्ट का मेजरमेंट है। अच्छा, एक जब हम ये तो मैंने आपको मोड़ के सिखाया है, आप इसको इस तरीके से बेंड करके भी लेंगे, और स्ट्रेट पे जो मेजरमेंट है ना स्लीव्स का, तो आप यहां से शुरू करेंगे और कलाई के आगे थोड़ा सा हाथ कलाई से नीचे तक आएगा ये, ठीक है। फुल स्लीव्स में जब आप बनाएंगे गारमेंट्स को, तो ये देखिए कि जहां अपनी मुट्ठी बंद होती है उससे थोड़ा सा ऊपर तक, यहां तक मेजरमेंट आप इसका लेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट शायद समझ आ गए हैं, आगे बढ़ती हूं अब मैं। अब आप देखो, ये इस जगह के मेजरमेंट यही थे। अपर आर्म गेट समझ में आ गई आपकी, है ना। अपर आर्म गेट जो मैंने बाइसेप वाली तरफ से आर्म का फुलेस्ट पार्ट था वो लिया है। फुल लेंथ आपको समझ आ गई है। डेप्थ ऑफ स्लीव हेड मैंने आपको बताया है कि अभी मैंने 15 सेंटीमीटर इसमें लिख दिया है, बट अप्रोक्सीमेटली आर्मोल का 1/3 होता है, ठीक है। तो टॉप ऑफ स्लीव हेड जो आपका एल्बो तक का मेजरमेंट लिया गया है वो 35 सेंटीमीटर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है, हमें ड्राफ्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अब आप कितना रेक्टेंगल बनाए बताओ। अपर आर्म विड्थ हमने ली, फुलेस्ट मेजरमेंट वही है स्लीव में, और लेंथ है, तो लेंथ आपकी 59 सेंटीमीटर थी, है ना। 59 सेंटीमीटर है ना लेंथ आपकी।
तो लेंथ तो आपने ले लेंगे 59 सेंटीमीटर, और उसके बाद में ये देखो आपका अपर आर्म गेट 34 सेंटीमीटर, तो 34 बाय 59 का आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, आपने रेक्टेंगल बना लिया है ना जी। रेक्टेंगल बनाने के बाद में आपने क्या कर दिया, इस रेक्टेंगल को 1 2 3 4 बराबर 4 भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया बराबर, है ना, बराबर बांट दिया। बराबर बांटने के बाद में क्या करेंगे, आप यहाँ स्लीव के जो आपका ये टॉप है, टॉप से लेके यहाँ पर आप इसका केप हाइट है 15 सेंटीमीटर, जो मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ आर्म होल मेजरमेंट होता है, तो वो आप यहाँ से लेके ये 15 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो आगे वाली लाइन है उस पे लिखेंगे 4 आर्म लाइन, आगे वाली भुजा की है ये, सेंटर पे सेंटर लाइन, और इस पे बैक आर्म लाइन, ये आपकी हो गई ड्रॉ। फर्स्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़े। अब हमने क्या किया, स्केल की सहायता से ये देखो, ये तिरछी हमने 2 लाइन यहाँ पे, यहां से लेके यहाँ और यहां से लेके यहाँ तिरछी लाइन ड्रॉ कर। क्यों कर दी, क्योंकि हमें स्लीव जो कैप है उसको शेप देनी है, उसकी शेपिंग करनी है। कर्व है, जब हमारा आर्मोल कर्व है तो हमको स्लीव कैप भी कर्व शेप में ही देंगे, तभी फिट होगा इस जगह पे। तो ये हम सेकंड में इसको यहाँ पे ये आप इसको लगा लेंगे, इस निश्चित को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट ड्रॉ नहीं होगी। ये डायरेक्ट ड्रॉ क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने जब एल्बो का मेजरमेंट ही सीधा नहीं लिया, तो हम सीधा मेजरमेंट लेके कैसे ड्रॉ कर देंगे इसको। हमने एल्बो का मेजरमेंट कैसे लिया था, देखो पीछे वाली स्लाइड में समझते हैं। देखो तिरछा लिया था मोड़ के, है ना, तो ये डी मेजरमेंट जो हमारा एल्बो था, ये मेजरमेंट हमारा टॉप ऑफ स्लीव में 35 सेंटीमीटर आया है ना, 35 सेंटीमीटर। तो आप इसको मेजरमेंट लोगे भी तिरछाई, यहां से जब आप बनाएंगे तो आप इसमें ये देखिए, यहां से जो आपका कैप का सेंटर पोर्शन है ना, एपेक्स जो पॉइंट हमारा यहाँ है, इससे यहाँ तिरछा मेजरमेंट लेंगे 35 सेंटीमीटर, है ना जी। और जहां भी 35 सेंटीमीटर आपका आया, उस जगह से आप ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये अब आपकी हो गई एल्बो लाइन, है ना। ये आपकी कौन सी हो गई, कैप हाई बाइसेप लाइन है ये वाली। देखो मैंने समझाया था आपको लिखना है, अभी आप जब शुरुआती सीख रहे हो तो आप भूलोगे ही नहीं। इस लाइन को ड्रॉ करते ही लिख दो बाइसेप लाइन, इधर वाले में लिख दो केप हाइट, इसको लिख दो केप, इसको लिख दो एल्बो लाइन, है ना। उसके बाद में फोर आर्म, सेंटर, बैक आर्म, बैक अंडर आर्म साइड वाली, और फ्रंट अंडर आर्म, ये सारी चीजें इसमें आपके पैटर्न में होंगी ही होंगी, ग्रेन होंगी ही होंगी। अब एक ध्यान रखने वाली बात और है, मैंने आपको स्कर्ट के समय समझाया था कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो अंदर की होंगी वो सॉलिड नहीं होंगी। सॉलिड लाइन मुझे वही पैटर्न में बनाऊंगी मैं ड्राफ्ट में अपना, जो मुझे कटिंग करनी है ना, अनलेस अंटिल वो सिंबल्स ना हो, एब्रिविएशंस कुछ ना हो, वो ना हो। तो क्योंकि मैंने आपको ऐसे तो 2 सॉलिड पैरेलल लाइन सिखाई हुई है, लेकिन वो तो पैटर्न में ऑल्ट्रेशन की सिंबल थी ना, वो अलग बात है। लेकिन जब मैं ड्राफ्टिंग की अपनी सारी बना रही हूँ, तो ये सारी देखो आपकी, ये सारी आपकी डॉटेड लाइन है, सब आपकी ब्रोकन लाइन है, कोई भी सॉलिड लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना बेटा। क्यों, अभी प्रैक्टिकल में मान लो आ गया, स्कर्ट ब्लॉक बना के सबमिट करो, तो स्कर्ट ब्लॉक में एग्जामिनर चेक कैसे करेगा, वो पैटर्न तो चलो बन गया आपका, तो क्या वो एब्रिविएशन नहीं देखेगा, वो आपके सिंबल्स नहीं देखेगा, आपने क्या टेक्निक यूज की नहीं देखेगा, वो सब देखेगा, सबके नंबर है ना। तो हम गलती क्यों करें, बारीक से बारीक चीजें हम ध्यान रखें, नंबर इसी से मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम यहां तक समझ आ गया, मैं तभी आगे बढ़ती हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। यस मैम लिखो। अंजलि गुप्ता, मैम 1/3 ऑफ आर्मोल ही क्यों लिया, दिस इज अ फॉर्मूलाज, ये डेवलप किए गए हैं बॉडी की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करके। जैसे अभी अब आप बोले, क्योंकि उसके हिसाब से एक्यूरेट मेजरमेंट इतना आ जाता है। अभी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि मैम चेस्ट 1/12 ऑफ चेस्ट ही क्यों लिया जब नेक की विड्थ हमने ले दी है। तो ये जब शुरुआती दौर में पैटर्न डेवलप करने स्टार्ट हुए थे, एनाटॉमी को समझ के बनने स्टार्ट हुए थे, तो बहुत सारी चीजों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला बना दिए गए हैं, ताकि जो बिगनर्स हैं वो उस फॉर्मूले के हिसाब से इजीली काम कर लें।
आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको खुद एक्सपीरियंस होता जाएगा कि कितना है। अच्छा, ये फॉर्मूलाज जो है बच्चों, जो आपका प्रोपोर्शनेट फिगर है, ये उसके लिए फिट है। अगर फिगर आपका प्रोपोर्शनेट नहीं है तो ये फॉर्मूलेज में आपको फिर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी उस हिसाब से बढ़ी ही नहीं जिस हिसाब से एक सामान्य शरीर आकृति बढ़नी चाहिए थी। तो जब वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, उसमें अनप्रोपोर्शनेट आ गया, तो ये फॉर्मूले हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। अंजलि ने लिखा था, अंजलि जरा आप अभी बताएं, समझ आया आपको क्यों लिया 1/3 क्यों लिया, है ना। आपके शरीर के हिसाब से फॉर्मूले बनाए गए, क्या कितनी चौड़ के हिसाब से बढ़ा, इतने फॉर्मूले पे कैसे फिट हो जाएगा, है ना। तो वो आपका 1/12 आपका 12 ले लिया, कभी कहीं 1/3 भी है, कहीं 1/6 भी है। फिर उन सब फॉर्मूलेस को जब पूरा जोड़ोगे और देखोगे तो एग्जैक्टली जो सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट आ रहा था वही आ रहा है ना। चलो, ये यहां तक समझ में आ गया। ये आपको लिखनी है पैटर्न पे, सब कुछ लिखना है, मार्क्स एग्जाम में इसी सबके मिलते हैं। प्रैक्टिकल भी तो समझाना है ना, नंबर कैसे मिलेंगे। चलो मल्टीपल चॉइस की तो मैं बात करती हूँ, बट प्रैक्टिकल्स में भी तो मैं आपको टेक्निक समझाऊं कि आपको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो मैंने आगे सिखाया, शेप दोगे ना आप तो, केप जो आपने बनाया उसकी शेपिंग भी तो देनी है ना टूल से, वो भी सीखो आप अभी। देखो एक इस तरीके का रूलर आता है जिसमें ये K5 की शेप बनाने के लिए क्या होता है, स्ट्रेट भी होता है, और इसमें जो 1/4 इंच के स्क्वायर है, इंटरवल्स है, वो भी बने होते हैं। एक तो ये इससे दी जा सकती है। दूसरा ये देखो आपके पास फ्रेंच कर्व होता है ना। तो आप ये देखो फ्रेंच कर्व में इस तरीके से रख के तो मैं किसकी दूंगी, बैक की, और ये देखो इस तरीके से मैंने रख के किसका दिया, फ्रंट का। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे शेप देनी है मुझे, है ना। ये समझ में आपको इस तरीके से आराम से आ गया कि मुझे फ्रेंच कर्व से मेरे केप की जो है उसकी कर्व शेप किस तरीके से मुझे देनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ये कितना लें, हमने चलिए ये तो तिरछा ले लिया। देखो ये कितना लेना है आपको, इसका भी फॉर्मूला है। जो मैं बैक के लिए लूंगी, ये यहां से यहां तक सीधी लाइन, क्योंकि जब मैं तिरछा मिलाऊंगी ना डायगोनल, तो यहाँ 6 नंबर लिखा है उसको देखो आप, है ना। ये ए लिखा है और ये बी लिखा है। अब हम ए की बात कर रहे हैं, अभी इस समय मैं ए की बात कर रही हूँ। तो ए का फॉर्मूला क्या है, 1/6 ऑफ आर्मोल सर्कमफेरेंस का जो मेजरमेंट लिया, 1/6 ऑफ आर्मोल सर्कमफेरेंस प्लस 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं आपको फॉर्मूला लिखा, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ हम नोटबुक पे लिखते रहे बीच में, इसलिए मैंने नहीं लिखा, है ना। तो आप इसमें लिखेंगे 1/6 ऑफ आर्मोल सर्कमफेरेंस प्लस 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने 1/3 आपको कितना बताया है, 15 सेंटीमीटर, 1/3 15 सेंटीमीटर है ना। तो 1/6 कितना हुआ आपका, फिर 7.5 सेंटीमीटर हुआ क्या, 7.5 सेंटीमीटर हुआ क्या, प्लस 1.5 आप इधर कर दें, है ना। और फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 1/6 ऑफ आर्मोल सर्कमफेरेंस मेजरमेंट लेना, वो आपका 7.5 होगा। तो ये आपका अपना 9 सेंटीमीटर हो गया और ये 7.5 हो गया, और इस तरीके से आप इसको कर्व की शेप दे दें। ये भी फॉर्मूले होते हैं, ये बट यूजुअली मैं नहीं बताती, क्योंकि बच्चे जब फ्रेंच कर्व से आपको ये सेंटर लाइन पता चल गई है अभी शुरुआती दौर पे, और आप अब जब फ्रेंच कर्व से इसको मैच करके दोगे तो वो शेप आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं पीछे वाली स्लाइड में समझाती हूँ, देखो केवल सेंटर यहाँ सेट किया गया है, देखो, है ना। और ये आप ये देखो इस जगह इस तरीके से ये शेप आ गई। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी आप बिगनर हो, मैं आगे इसमें नहीं जा रही हूँ, अभी सिर्फ इतना ही समझो। इनके भी मेजरमेंट्स हैं बट अभी मैं आपको वो नहीं समझा रही, अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, सिर्फ इतना कि ये इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, चैट में लिखते जाओ आप, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया। देखिए आज अब यहाँ पर ये जो लाइन थी,
जैसे ये जो डायगोनल लाइन है आपकी, ये देखो यहाँ पे, ये प्रॉपर पैटर्न कंप्लीट है। इस पैटर्न में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोरआर्म लाइन है इसमें 0.05 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा और ये यहाँ पे हल्का सा कर्व देना है। ये कर्व आपको दिया हुआ होता है क्योंकि रिस्ट की जो आपकी शेप है ना उस हिसाब से दिया होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा बनेगा बच्चों, वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। वो जब मैं स्लीव के वेरिएशंस बताना शुरू करूंगी ना आपको, मैनिपुलेशन अलग अलग स्लीव, मैं आपको ये डार्ट भी तभी बताऊंगी, ये डार्ट और ये डार्ट। उससे पहले मैं आपको हो सकता है असाइनमेंट में दे दूं आपको, ठीक है, लेकिन ये हम तभी बताएंगे आपको। अच्छा, आपको ये जो स्लीव है इसकी पूरी लंबाई आपको दिखी, इस पूरी को जब आप 4 भागों में बांटोगे, बराबर 4 भागों में, जैसे ये आप जब 4 भागों में बांटोगे तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला आपका हो गया क्वार्टर स्लीव, 1/4 स्लीव। बाकी एल्बो से आपका हो गया हाफ लेंथ स्लीव। इनके बीच में सेंटर में जब ये लाइन आएगी तो ये आप क्या हो गया 3/4 स्लीव और ये हो गई आपकी फुल स्लीव। ठीक है, जैसे ये लाइन है पूरी, ये देखो एल्बो पे लाइन खींची है ना, तो आप अगर मान लो इसकी लंबाई को बराबर 4 भागों में बांट दो, आस्तीन की लंबाई को, स्लीव की लंबाई को बराबर 4 भागों में बांट दो, तो जो कैप की तरफ से पहला भाग है वो आपका आया शॉर्ट स्लीव, है ना। उसके बाद में कैप की तरफ से जो दूसरे भाग तक की लंबाई है वो आपकी आ गई हाफ स्लीव, शॉर्ट स्लीव या 1/4 स्लीव आपकी आ गई, क्वार्टर स्लीव आ गई आपकी। कैप की तरफ से जो एल्बो की नीचे वाली यहाँ पे लाइन आएगी वो आपकी हो गई 3/4 स्लीव और ये आपकी फुल स्लीव। इसके अलावा आगे और समझो, क्योंकि ये असाइनमेंट दे रही हूं मैं अभी आपको, ये पैटर्न आपको खुद बना के मुझे भेजने, मैं आगे मैं डार्ट में नहीं गई हूँ, आगे कुछ नहीं, मैं सिर्फ लंबाई के हिसाब से बांटना सिखा रही हूँ अभी आपको। आपकी ये पूरी लंबाई है, लंबाई में आपने इसको 4 भागों में बांट लो, तो जो सबसे पहला वाला भाग नंबर 1 आया वो आपका आ गया क्वार्टर स्लीव 1/4 स्लीव, उसके बाद वाला भाग आया हाफ स्लीव, उसके बाद वाला आ गया 3/4 स्लीव, है ना, उसके बाद में फुल आ गई आपकी फुल स्लीव। अब जो ये हाफ स्लीव आपकी आई, जो आपकी क्वार्टर स्लीव आई थी, उसको भी अगर आप छोटी कर दोगे बाइसेप से थोड़ा सा नीचे, तो ये आपकी शॉर्ट स्लीव है ना। शॉर्ट स्लीव और छोटा कर देंगे हम, यहाँ केवल 1-1.5 इंच रखेंगे तो वेरी शॉर्ट स्लीव आ गई आपकी वो। तो ये आप मुझे बना के लंबाई के हिसाब से पैटर्न असाइनमेंट में भेजेंगे, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको मान लीजिए ये स्लीव दिखा दी, ये वाली स्लीव्स आपने देखी कि आपको ये बता दिया और आपसे इसका नाम पूछ लिया है कौन सी स्लीव है, ठीक है। आपको ये पूछ लिया, इसका नाम पूछ लिया, स्लीव का चिपिक दिखा के इसका नाम पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया कि ऐसी कौन सी स्लीव है जिसको जो कि आर्मोल में स्लीव कैप सिलाई द्वारा फिक्स किया जाता है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपकी पेटल स्लीव है वो कौन सी स्लीव के अंतर्गत आएगी। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, सैटिन है, किमोनो है, और आपके पास में मान लीजिए किमोनो का एक नाम और है, मैं 11 भी लिख दिया, ठीक है, और आपको एक और ऑप्शन दे दिया, उसके अलावा आपको दे दिया शर्ट स्लीव या कुछ और। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं अगर बात कर रही हूँ पेटल के बारे में, तो पेटल जब स्लीव आ गया तो वो सेटिन है क्योंकि वो सिलाई के द्वारा फिक्स हो रही है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रंट में आपका 1 नॉच लगेगा और बैक में आपके 2 नॉच लगेंगे। ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली 4 बार से पूछे जाते आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना। तो ये आपको इस तरह पूछे जा सकते हैं। अब दूसरे बात में ये भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे स्लीव कैप के बारे में कि इसकी डेफिनेशन दे दी और नाम पूछ लिया आपसे, है ना। कैप हाइट, अब हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, कैप हाइट का स्लीव कैप का जो आप कैप हाइट ले रहे हो उसका मिनिमम फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला की जब बात की थी ना हमने, आपको ध्यान हो तो, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैंने बात की थी, तो आपको मालूम है कि मैम ने बताया हुआ है इसका कि अप्रोक्सीमेटली 1/3, है ना। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। बाइसेप की डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया इसको क्या कहा जाएगा, और आपको आंसर बताना है कि क्या कहा जाएगा, है ना। आपको
तो इस तरीके से ये पूछ लिया गया कि बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करके कौन सी स्लीव बनाई जाती है जिसमें कि सीम नहीं होगी, तो आपको ये भी पता है कि कौन सी। तो ऐसे डेफिनेशन देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टर्मिनोलॉजी को देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये दूसरा एक और है जो स्लीव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जाते हैं इल्यूजन को लेके कि इस तरीके की स्लीव कौन से कपड़े, तो वो एक हमारा फैब्रिक का चैप्टर है, क्योंकि मैंने अभी टेक्सटाइल फाइबर्स और फैब्रिक्स का जो लिया था वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा सा आपको वो जो पढ़ा दिया याद हो जाए इसलिए मैंने टॉपिक्स चेंज कर लिए हैं। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी स्लीव कौन सा ड्रेस किस कपड़े में बनना चाहिए और किस कपड़े में वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, वो सेशन अलग है हमारा। तो एक बार हम देखें आज हमने क्या क्या पढ़ा है ना। देखिए सबसे पहले आज हमने देखा ईमेल, आई होप सबने नोट किया होगा। स्लीव क्या है, स्लीव इंट्रोडक्शन, स्लीव की टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा, स्लीव के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, टूल्स इक्विपमेंट स्लीव के लिए हम कौन से यूज करेंगे, मेजरमेंट हमें कौन से चाहिए स्लीव बनाने के लिए, मेजरमेंट लेंगे कैसे, स्लीव लॉक पैटर्न की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, और उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आज का सेशन आई होप आपको समझ में आया, चैट में लिख दीजिए, लिखते जाइए। फिर से किसी ने पूछा है या आ गया बेटा नॉचेस के बारे में, फिर से समझ में आ गया? ओके, सेशन एंड की तरफ हम चल रहे हैं, किसी का कोई और क्वेश्चन हो आप फिर से लिख दीजिए। थैंक यू बच्चों, आपको समझ में आया, पैटर्न जरूर बनाइएगा क्योंकि बहुत सारी स्लीव है। अब जो 3 क्लासिफिकेशन बताए हैं उनके बाकी भी तो बताना है ना। फ्रंट और बैक में 2 नॉच है बेटा, देखो ये देखो, दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, जो आपकी बैक आर्म लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ लगेगा, ये 4 आर्म से थोड़ा सा नीचे, ये देखो फ्रंट में 1 नॉच है, बैक में 2 नॉच है ना। तो आगे आने वाले सेशंस में अगर आप सच सीखना चाहोगे, बहुत सारी स्लीव्स है, मैं एक एक आपको स्लीव अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। और क्योंकि एक डिजाइनर के लिए बच्चे, आप जो इमेजिन कर रहे हो वो इमेजिनेशन आपने कहाँ उतार दी, शीट पे स्केचिंग के थ्रू, है ना जी। शीट पे स्केचिंग के थ्रू उतारने के बाद में आपको बनाई किस लिए डिजाइनिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन होना है ना उसका। अब उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप क्या चलोगे, उसके मेजरमेंट के हिसाब से पैटर्न के तरफ, और पैटर्न के बाद में फिर आपका कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, फिनिशिंग हो गई। तो आपको इमेजिनेशन शीट पे उतारने के बाद में एक डिजाइनर को पैटर्न कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो खुद उस हिसाब से डिजाइनिंग कर सके, प्रैक्टिकल ग्राउंड को समझ के डिजाइनिंग कर सके। क्योंकि आप मान लो आपने कोई स्केच बना दिया, पैटर्न उसका बन ही नहीं सकता, न ड्रिपिंग के थ्रू न इसके थ्रू, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो गई। इसलिए डिजाइनर को पैटर्न समझना, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, सभी बच्चों ने लिखा है कि समझ में आ गया है, वेरी थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम सेशन एंड